इसमें क्विंसी राइट ने बताने की कोशिश की कि शक्ति संतुलन की मान्यताएं कौन सी हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले राज्य अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, और वास्तव में राष्ट्रीय हित ही सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये मानकर चला जाता है शक्ति संतुलन के लिए। अब राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होगा तो स्वाभाविक ही है कि वह राज्य शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से दूसरी मान्यता ये मानकर चली जाती है कि राज्यों के समक्ष सदैव संकट की संभावना बढ़ी रहती है। विभिन्न राज्य हैं, राज्यों के सीमावर्ती राज्य हैं, विभिन्न तरह के मतभेद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, या मेरा किसी के साथ विवाद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश किसी न किसी संकट का सामना कर सकता है और कभी भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको शक्ति संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। इसी तरह शक्ति के अधिक होने पर ही राज्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये मानकर चलता है शक्ति संतुलन की अवधारणा कि जिसके पास भी शक्ति अधिक होगी वह शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करेगा या उसकी धमकी देगा प्रतिद्वंदी को। इसी तरह से चौथी मान्यता है कि किसी भी राज्य की शक्ति का अनुमान लगाना संभव है। शक्ति संतुलन की बात हम कब कह सकते हैं? संभावना, जब हम विभिन्न राष्ट्रों की शक्तियों का आकलन कर सके कि उनके पास शक्ति कितनी है, और तभी हम ये बता सकते हैं कि शक्ति संतुलन है अथवा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनुमान किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार समाचार चैनल में आता है कि चीन के पास कितने हथियार हैं, भारत के पास कितने हथियार हैं, इसी तरह से भारत के पास कितने हथियार हैं, पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं। और इस तरह की जब बातें आती है, इस तरह के जब आंकड़े दिए जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि विभिन्न देशों के शक्तियों का आकलन किया जा चुका है कि उनके पास कितनी शक्ति है, आकलन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह आकलन ही बताता है कि शक्ति संतुलन की स्थिति है कि नहीं है। इसी तरह से एक मान्यता और है कि विदेश नीति का आधार किसी भी राज्य की शक्ति ही होती है। जैसे कि मैंने बार बार इस बात को बताने की कोशिश की कि विदेश नीति का आधार क्या है, विदेश नीति में क्या करने की कोशिश की जाती है, क्यों विदेश नीति के माध्यम से किसी देश के साथ समझौता किया जा सकता है। इसका उदाहरण है कि 1970 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री क्यों की? क्योंकि उसे संकट दिखाई दे रहा था पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश बनने के पहले पूर्व की स्थिति, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की दूरी बन रही थी और भारत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और शक्ति से भी कम महसूस कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसने शक्ति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान समय कुछ समय में विदेश नीति का मुख्य आधार है कि विभिन्न देशों के साथ में किस तरह से बातचीत की जाए, समझौते किए जाए, संधियां की जाए, हथियार लिए जा रहे हैं और अपने पक्ष में विश्व जनमत को करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सभी, इसका मतलब ये है कि अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना, और तभी वह अपने ऊपर आने वाले विभिन्न संकटों का सामना कर सकता है। भारत और चीन का 1962 का युद्ध हम क्यों हारे? पाकिस्तान क्यों हारा? क्योंकि हम चीन के मुकाबले में शक्तिशाली नहीं थे, हमारे पास शक्ति नहीं थी, हमारे पास सेना नहीं थी, हमारे पास हथियार नहीं थे। हम उसी समय ही, कुछ समय हुआ था हमको स्वतंत्र हुए, और ऐसी स्थिति में हम अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में हम ध्यान नहीं दे पाए, और इसी का फायदा चीन ने उठाया था। तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और होना भी चाहिए। कोई भी कमजोर राष्ट्र विश्व राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकता। तो ये इन मान्यताओं पर आधारित है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब इसके बाद हम देखेंगे शक्ति संतुलन के लाभ। क्या होते हैं शक्ति संतुलन के लाभ? अब लोगों को लग रहा होगा कि शक्ति संतुलन से क्या लाभ हो सकता है। शक्ति संतुलन तो वास्तव में प्रतिद्वंदता बढ़ाने वाला, युद्ध को बढ़ावा देने वाला, अस्थिरता उत्पन्न करने वाला है। परंतु विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों का मत है कि शक्ति संतुलन स्थापित होने से विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, संभावना बढ़ सकती है शांति की। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जब विभिन्न प्रतिद्वंदी देशों के पास में शक्ति की स्थिति बराबर रहेगी तो कोई भी देश युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि वह युद्ध करेगा तो उसको जवाब भी वैसा ही मिलेगा और दोनों ओर से ही काफी क्षति होगी। इसलिए शांति की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से एक लाभ यह है कि युद्ध की संभावना कम हो जाती है, युद्ध करने की कोशिश नहीं किया जाता।
और ये चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब से परमाणु शक्ति का विकास हुआ है उस समय से यह बात और भी अधिक सार्थक होती जा रही है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कुछ समय बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस तरह से निर्मित हो रही थी कि ऐसा लगता था कि तृतीय विश्व युद्ध जल्दी ही होगा, परंतु आज तक नहीं हुआ है। विभिन्न मतभेद हुए हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आई हैं, संकट आए हैं, विभिन्न देशों के बीच में युद्ध हुआ है, परंतु तृतीय विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई है, क्योंकि शक्तियां सबके पास है, परमाणु शक्ति सबके पास है, और सबको मालूम है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो कोई न कोई देश परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा और उससे पूरे मानव जाति को नुकसान होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि युद्ध की संभावना कम होती। छोटे राज्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब प्रतिद्वंदी देशों के बीच में या गुटों के बीच में शक्ति संतुलन की स्थिति रहती है तो छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है। वो उनको ये मालूम है कि युद्ध नहीं होगा और ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह से इसके लाभ में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को संरक्षण प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राज्यों के बीच में कैसे उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाए, किस तरह से राज्यों को अपने अपने व्यवहार करने हैं, दूसरे देशों के साथ में किस तरह का संबंध रखना है, इससे संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो शक्ति संतुलन होगा, युद्ध की संभावना कम होगी, शांति रहेगा, तो स्वाभाविक ही कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी संरक्षण होता रहेगा। तो ये लाभ है शक्ति संतुलन के सिद्धांत के। इसके बारे में भी असहमति हो सकती है। राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हर विचार के बाद के संबंध में असहमति हो सकती है, और ये हम आलोचना के संदर्भ में देखें, आलोचना के संदर्भ में देखें। अब हम ये देखते हैं शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या है। ये इसमें इन विशेषताओं में क्या है, सबसे पहला है तुल्य भारिता या संतुलन। शब्द से ही स्पष्ट है कि दोनों पलड़े में भार बराबर होना चाहिए। शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, दो प्रतिद्वंदी गुट हैं, उनके बीच में बराबर होनी चाहिए। इसी तरह राज्यों की निरंतर सक्रियता, राज्य निरंतर सक्रिय रहेंगे, क्योंकि यथास्थिति यदि रहता है तो वहां पर शक्ति संतुलन नहीं हो पाएगा। क्यों सक्रियता आवश्यक है कि ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमारा प्रतिद्वंदी कितना शक्ति कर, यदि वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हमको भी अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह से प्रत्येक देश इस बात के लिए तैयार रहता है, इस बात के लिए सक्रिय रहता है कि यदि सामने वाला शक्ति बढ़ा रहा है तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी अपनी शक्ति में वृद्धि करेंगे। इसी तरह परिवर्तन को स्वीकार करना, इसकी विशेषता यह है कि यह परिवर्तन को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो होने वाले परिवर्तन है उनको स्वीकार करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बदलती जाती हैं। मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र हो जाते हैं और शत्रु राष्ट्र मित्र राष्ट्र हो जाते हैं। यदि आप अमेरिका और चीन के संदर्भ में देखेंगे, एक समय ऐसा था कि अमेरिका और चीन और पाकिस्तान की दूरी थी, परंतु आज अमेरिका और चीन प्रतिद्वंदी। इसी तरह एक समय ऐसा था कि अमेरिका भारत से नाराज था गुट निरपेक्षता को लेकर, परंतु आज भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध है। तो ये परिवर्तन को स्वीकार करना शक्ति संतुलन में आवश्यक होता है। इसी तरह पूर्ण शक्ति संतुलन का आकलन असंभव होता है। आप बिल्कुल दोनों पलड़ा बराबर है, इसका आकलन करना असंभव होता है। ठीक है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र किसके पास कितने हैं ये आकलन किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है, परंतु कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी की शक्ति, पूरी शक्ति को नहीं बताएगा। वो कुछ न कुछ छिपा कर रखने की कोशिश करेगा, या कठिनाई के समय या संकट के समय उसका प्रयोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का आकलन करना असंभव है। सही, एकदम सही, 100% सही आकलन करना असंभव है, और इस आधार पर हम ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल बराबर है किसी भी स्थिति में। इसी तरह से ये जो शक्ति संतुलन की अवधारणा जो है, यह शक्ति संतुलन है, इसको इतिहासकार वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है और राजनीतिज्ञ व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है, अपने विचार उसमें नहीं मिलाता, वह इतिहास और भविष्य के आधार पर उसके आकलन करने की कोशिश करता है। और राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मतलब कि उसके देश के लिए शक्ति संतुलन की स्थिति क्या है, उसके देश के लिए शक्ति संतुलन की स्थिति वह समझने की कोशिश करता है, और उस तरह से वह उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है। और हमेशा कोई भी राजनीतिज्ञ यह देखने की कोशिश करेगा या इस बात का प्रयास करेगा कि उसके देश की राष्ट्रीय शक्ति हमेशा अधिक रहे या शक्ति संतुलन उसके पक्ष में रहे। इसी तरह से इसकी विशेषता सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में संभव, जैसे कि पहले ही मैंने ये कहा कि चाहे
अधिनायकवादी व्यवस्था हो, चाहे साम्राज्यवादी व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र हो या साम्यवादी व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था में शक्ति संतुलन को नकारा नहीं जा सकता। कोई भी शासन व्यवस्था होगा, कोई भी राजनीतिज्ञ होगा, वो अपनी राष्ट्रीय शक्ति से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। यहाँ पर शक्ति संतुलन से ऐसा लगता है कि यहाँ पर शक्ति की भूमिका अधिक है, तो यह अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का मूल मंत्र हो सकता है, मूल नीति हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश को भी अपने राष्ट्र को बचाना होता है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी होती है, तो इसलिए एक लोकतांत्रिक देश को भी अपनी शक्ति को बढ़ाना होता है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन की जो नीति है, या इस अवधारणा का पालन प्रत्येक शासन व्यवस्था में किया जाता है। शासन व्यवस्था के प्रकार से शक्ति संतुलन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से इसकी विशेषताओं में कहा गया है कि बड़े एवं शक्तिशाली राज्यों की नीतियों में ये शामिल होता है। बड़े और जो शक्तिशाली राज्य होते हैं वो शक्ति संतुलन की नीतियों में शामिल होते हैं, और एक जो खेल चलता है उसमें शामिल होते हैं। छोटे राज्य उससे अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो हमारे सामने अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन, ये बड़े देश ही वास्तव में शक्ति संतुलन के खेल में एक खिलाड़ी होते हैं, और जो छोटे राज्य होते हैं वो मूक दर्शक ही रहते हैं की तरह रहते हैं। यदि उनके ऊपर यदि कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो ऐसी स्थिति में वो बड़े राज्य का पल्ला पकड़ लेते हैं। तो शक्ति संतुलन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये वास्तव में शक्तिशाली राज्यों के बीच में प्रतिद्वंदिता को बढ़ाता है, प्रतिद्वंदिता है, और ये बड़े राज्य ही न केवल शक्ति संतुलन में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी आप यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो कुछ ही देशों का नाम उभर कर सामने आता है। क्यों उभर कर सामने आता है? क्योंकि ये शक्तिशाली राज्यों में रहे हैं, विकसित राज्यों में रहे हैं, और इनके पास अस्त्र शस्त्र